ठीक है सब। आवाज़ आ रही है? एक बार चेक कर लीजिए। फिट आईटीआई मैनेजमेंट। ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबको नमस्कार मेरी और फिट आईटीआई परिवार की तरफ से। और आज की क्लास शुरू करते हैं। एक बार रिकैप में देख लें कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा। हमने देखा जल की साफ सफाई। साफ सफाई करने के बाद पानी को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोरिंग स्टोरिंग एकत्रण, भंडारण। भंडारण भंडारण करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरण प्रणाली देखेंगे। इसमें कई सारे हमने टैंक देखे, टैंक टाइप्स। भंडारण के बाद हमने क्या देखा? वितरण वितरण प्रणाली, है ना। वितरण प्रणाली में हमने कल क्या देखा? 4 प्रकार देखे। डेड एंड सिस्टम, रेटिकुलर या ग्रिड आयरन। तीसरा देखा हमने रिंग सिस्टम। चौथा देखा रेडियल सिस्टम। ठीक है। डेड एंड सिस्टम में हमने क्या देखा कि एक मेन पाइपलाइन जाती है और उसे एक सब मेन से सब मेन निकलती है और यहाँ से अलग अलग ब्रांच में पानी ऐसे ऐसे बढ़ते रहता है ना। तो इसमें हर जगह एक डेड एंड बन जाता है, इसलिए इसको डेड एंड कहते हैं। और रेटिकुलर या ग्रिड आयरन सिस्टम ये वैसी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ का शहर डेवलप नहीं हो, जैसे तैसे विकास हो रहा हो, कहीं भी घर बन जा रहा हो तो वहाँ के लिए जहाँ भी घर बने जाके एक सप्लाई लाइन दे दिए तो वहाँ कई सारे डेड लाइन बन जाते हैं। लेकिन जो डेवलप शहर हैं वहाँ के लिए क्या था? जो रेक्टेंगुलर पैटर्न में शहर बने हुए हैं, है ना, जो रेक्टेंगुलर पैटर्न में शहर बने हुए हैं, रोड ऐसे ऐसे निकल रही हैं, तो वहाँ पे एक मेन पाइपलाइन बिछा दिए, फिर सब मेन बिछा दिए और फिर सब मेन से पानी भेज दिए। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। रेटिकुलर रिंग सिस्टम में हमने क्या देखा? रेटिकुलर का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन हमारा रिंग सिस्टम आ गया कि हमने सब ये मेन पाइपलाइन तो था ही, अब एक सब मेन पाइपलाइन हम इस शहर के चारों तरफ बिछा दिए। ठीक है, इस शहर के चारों तरफ पाइपलाइन बिछा दिए और यहाँ से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, घरों तक पहुँचा दिए। ठीक है, उपभोक्ता तक पहुँचा दिए। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि बाहर से इसमें भी कोई डेड एंड नहीं है, पानी चारों तरफ एक दूसरे के साथ मिलके प्रेशर बनाए रखता है और सर्कुलेट होते रहता है। और कहाँ गया डस्टर? ठीक है। ये रिंग सिस्टम रेटिकुलर यार ग्रिड आयरन से थोड़ा सा अपडेटेड था। रेडियल में हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता है। रेडियल में हमने देखा कि शहर को गोलाकार खंडों में हमने बांट दिया, है ना, और फिर ऐसे ऐसे पानी को एक जगह से उपभोक्ता तक पहुंचा दिया। इसमें क्या किया हमने कि बाहर से एक सब मेन लाइन आ रही थी, एक मेन लाइन आ रही थी, एक चारों तरफ यहाँ से बिछाए। ठीक है, और फिर यहाँ से मेन से पानी आया, एक पाइपलाइन के थ्रू सेंटर पे हम लोग भेज दिए, सेंटर पे स्टोरेज कर दिए, एलिवेटेड स्टोरेज टैंक बना दिए और वहां से ग्रेविटी के द्वारा चारों तरफ पानी को भेज दिए इस तरह से, है ना। तो रिंग सिस्टम में पानी बाहर से अंदर, है ना, बाहर से अंदर देखा हमने। और रेडियल सिस्टम में क्या देखा कि अंदर से बाहर वाटर फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने वितरण प्रणाली में देखी। आज हम देखेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम। वितरण प्रणाली का
जैसे ये तो मैपिंग के लेआउट के आधार पे वितरण प्रणाली थे, ये वितरण प्रणाली ऑन द बेसिस ऑफ लेआउट। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पे देखेंगे। ठीक है वाटर सप्लाई सिस्टम, water supply system on the basis of distribution type। ठीक है, वितरण प्रणाली, ये भी वितरण प्रणाली है, वितरण प्रणाली है, इसको हिंदी में लिख दीजिए सीधा, वितरण प्रणाली, जल वितरण प्रणाली के मेथड्स। तो कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं मोटा मोटी। ठीक है, पहला क्या है? ग्रेविटी फ्लो, ग्रेविटी सिस्टम। दूसरा क्या है? पंपिंग सिस्टम। तीसरा है डुअल सिस्टम। ठीक है, डुअल सिस्टम, डुअल सिस्टम मतलब इसमें ग्रेविटी भी काम करेगा और पंपिंग भी काम करेगा। ठीक है, यहीं पे साइड में लिख लीजिए। चलिए एक एक करके बता देंगे। डुअल सिस्टम मतलब ग्रेविटी प्लस पंपिंग। ठीक है, आइए तो थोड़ा फोटो से समझते हैं कि क्या है ग्रेविटी सिस्टम। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर या हमारा गांव या हमारा कस्बा कुछ इस तरह से अवस्थित है कि इधर रोड, इधर पानी का लेवल हो गया और फिर इधर एक डैम बना दिया गया है। ठीक है, ताकि पानी इधर कस्बा में ना आवे, और कस्बा इधर नीचाई पे स्थित है कस्बे की, और जल की ऊंचाई इतनी दूर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से एक पाइप ले आएंगे इनटेक तक। ठीक है, यहाँ से पाइपलाइन इनटेक तक आया और इनटेक से यहाँ ग्राउंडेड रिजर्वायर, इसमें पानी आ गया। ये क्या है? क्लियर वाटर रिजर्वायर, क्लियर वाटर रिजर्वायर, वाटर इनटेक एंड प्यूरिफिकेशन सिस्टम, वाटर इनटेक एंड प्यूरिफिकेशन सिस्टम। वाटर प्यूरिफाई होके क्लियर वाटर रिजर्वायर, क्लियर वाटर जो बचा वो हमारे इस टैंक में आ गया। और यहाँ से देखिए कि क्या है कि यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली, अब जो पाइपें बिछी रहती हैं जमीन के नीचे ही बिछी रहती हैं। तो ये दिख रहा है आपको, जमीन का लेवल है ना, ये जमीन का लेवल है और ये इस पे घर बने हुए हैं। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अलग अलग हाइट पे बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारी बस्ती है, इधर बस्ती है, ये वाटर, यहाँ से पानी हम लोग लेके प्यूरिफाई करके और क्लियर वाटर रिजर्वायर में जमा कर लिए। ठीक है, और यहाँ से पंपिंग करेंगे तो एक पाइप ऐसे बिछाएंगे
जमीन के नीचे नीचे। यहीं नीचे सड़क होगा, सड़क के किनारे किनारे ये पाइपलाइन बिछा रहेगा, मेन पाइपलाइन, और यहाँ से घरों को पानी दे दिया जाएगा। तो देखिए पानी की ऊंचाई पहले से ही इस लेवल पे है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पंप लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या पानी को भेजने के लिए? नहीं, सिर्फ एक पंप की जरूरत पड़ेगी यहाँ से पानी खींच के इसमें डालने के लिए, वो भी बहुत कम पावर का पंप लगेगा, इसलिए ये बहुत ही किफ़ायती है, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर समझ गए कि कैसे कैसे काम कर रहा है ये। ठीक, तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं पॉइंट्स में लिख लेते हैं, क्योंकि आपको जब लिखना होगा तो पॉइंट में डील कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किसके माध्यम से होगा? वितरण गुरुत्व के माध्यम से, वितरण गुरुत्व बल के कारण, ठीक है। और ये कहाँ होगा? पंप हाउस ऊंचाई वाले स्थान पे और कस्बे नीचे नीचे अवस्थित होंगे। पंप हाउस या रिजर्वायर या टैंक, टैंक ऊंची स्थानों पर, ऊंचे स्थान पर, और गांव या कस्बे नीचे नीचे स्थान पर, निचली स्थान पर, ठीक है। और इसमें ये क्या है कि ये किफ़ायती होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए अलग से पंप सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये सस्ती और विश्वसनीय प्रणाली है, ठीक है। कहीं ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, जितना ज़्यादा मशीनरीज लगेंगी उतना ही ज़्यादा खराबी होगी। तो इसमें बहुत कम मशीनरीज हैं, इसलिए ये विश्वसनीय प्रणाली है और सस्ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पंपिंग सिस्टम को, ठीक है। हाँ, पंपिंग सिस्टम, पंपिंग सिस्टम में क्या है, ये जो कस्बे हैं कस्बे भी ऊंचाई पे स्थित रहेंगे, ठीक है। हम्म, ऐसे ऊंचाई पे स्थित रहेंगे। तो यहाँ से वाटर रिजर्वायर में पानी आ जाएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ से एक अलग से हमें पंपिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, पंप हाउस। यहाँ से पानी पंप हाउस में आएगा और फिर पंप हाउस से हाँ, ये क्या है? पंप हाउस। ये है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल को इस तरह से दर्शाते हैं, कहीं भी आपको ग्राउंड लेवल धरती की स्तर को दिखाना होगा तो आप ऐसे लगा के ऐसे ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको ग्राउंड लेवल बनाने को बोलते हैं।
ठीक है, ये जैसे ये ग्राउंड लेवल हमने बना दिया। ठीक। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है? पंपिंग सिस्टम। हिंदी में भी यही होता है, पंपिंग। पंपिंग सिस्टम, पंपिंग प्रणाली। चलिए, तो इसमें क्या रहेगा कि आपूर्ति, जल आपूर्ति नीचे से होगा और कस्बे ऊंचाई पे स्थित होंगे। रिजर्वायर या टैंक या जल आपूर्ति नीचे स्थित होगा, कम ऊंचाई पर। कम ऊंचाई पर स्थित रहेगा, स्थित रहता है, तथा कस्बे, गांव कस्बे अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर बसे रहेंगे, बसे होते हैं। तो ऐसी जगहों पे फिर पंपिंग सिस्टम लगाया जाता है। यहाँ से वाटर इनटेक कर लिया और यहाँ से फिर पंप हाउस से लगातार पानी प्रेशर में भेजते रहेंगे। तो एक चीज़ क्या होता है कि हर समय एक ही मात्रा में पानी नहीं चाहिए। जैसे सुबह का वक्त है, 4 बज गया, तो कुछ लोग 4 बजे उठ के नहा लेंगे, है ना। धीरे 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 पानी की खपत बढ़ने लगेगी, पानी की मांग बढ़ने लगेगी। 4 से बढ़ते 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 जैसे ही 8 बजेगा, 8 से 10 बजेगा, तो यहाँ पे अधिकतर लोग स्नान करते हैं 8 से 10 बजे। ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, बाकी सारे काम करने हो, तो 8 से 10 बजे सबसे ज़्यादा पीक डिमांड, उसको कहते हैं पीक डिमांड। वाटर का पीक डिमांड मतलब चरम डिमांड। ठीक है, तो एक समय पे कम चाहिए, 8 से 10 बजे बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर 10 से 11 बजे धीरे धीरे कुछ कांस्टेंट चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर ये कम कब तक होता है? फिर शाम 3-4 बजे तक पानी कम होता है, शाम 3-4 बजे तक फिर कम होता है, फिर 4-5 बजते बजते फिर से पानी का डिमांड बढ़ने लगता है। 4-5 बजते बजते पानी का डिमांड फिर रात के 7-8 बजे मैक्सिमम रहेगा, रात के 7-8 बजे फिर 7 से 8 बजे फिर मैक्सिमम रहेगा, 3-4 बजे मिनिमम हो जाएगा, 7-8 बजे फिर पानी की डिमांड मैक्सिमम बढ़ जाती है, और फिर 8-9-10 बजते बजते पानी की डिमांड कम हो जाएगी, फिर 12 बजे तक एकदम कम हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी हमेशा एक बराबर नहीं चाहिए, समय के अनुसार, डेली समय के अनुसार पानी की खपत अलग अलग मात्रा में है। तो इसीलिए क्या है कि एक पंप पे बहुत भार पड़ता है, कभी इस रेट से कभी कुछ रेट से पंप से पानी सप्लाई करना होता है। तो इस वजह से पंप में क्या होता है कि टूट फूट और मरम्मत बार बार होते रहते हैं। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। सुबह उठ के पढ़े थे बच्चों? मैं तो पढ़ता हूँ, आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। गर्मी का मौसम है, 2 बार नहाइए, 3 बार नहाइए, दोपहर में मैथ रीजनिंग लगाइए, सिलेक्शन लीजिए, घर वालों को आराम दीजिए, सपने पूरे कीजिए। नौकरी ही सब कुछ नहीं है। देखिए, एक बात याद रखिए, आप पढ़ाई कीजिए उस अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए, अपनी सोच को अच्छा बनाने के लिए, है ना। पढ़ा लिखा इंसान पैसे कमाए या ना कमाए, पर उसकी सोच डेवलप हो जाती है, तो जी रहने सहने का ढंग आ जाता है, और कहीं भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कोई उसे दबा नहीं सकता, कोई उससे उसके अधिकार नहीं छीन सकता। भले उसके पास कम कपड़े हैं,
छोटा मकान है, छोटी गाड़ी है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता है, हंस के जीवन बिताना सीख जाता है। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, ना कि नौकरी की ज़रूरी है। नौकरी मतलब नौकरी क्यों? पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, जीवन इतना लंबा है, और 5-6 महीने में, 1 साल में कोई भी काम सीख सकते हैं, है ना। तो जब अभी पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, कोई सरकारी एग्जाम को टारगेट करके, और उसको निकालिए। ना निकले तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बहुत सारे काम हैं, ठीक है। हम्म। रिजर्वायर का, हाँ, अब पानी, पानी पंप से प्रेशर में, पानी पंप से प्रेशर द्वारा, प्रेशर द्वारा सीधे उपभोक्ता को, प्रेशर द्वारा सीधे उपभोक्ता को नहीं, घर में, बस्ती में प्रेशर द्वारा भेजा जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। और क्या है? ये चीज आप देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पानी की डिमांड होती है, तो इसको अभी आप पॉइंट में कंक्लूड कर सकते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में पानी की खपत खपत होती है, जिसके कारण जिसके कारण पंप पर पंप से पानी की सप्लाई की दर भी अलग अलग होती है। पंप से पानी की आपूर्ति दर भी अलग अलग होती है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि पाइप पे भार पड़ता है, कभी एक्सेलरेशन बढ़ा ज़्यादा, कभी इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओ, कभी दोनों 3-4 पंप एक साथ चलाओ, तो यहाँ ऑपरेटर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण पानी की आपूर्ति अलग अलग होती है। इस वजह से इस वजह से पंप हाउस पर ऑपरेटर या मशीनरी के खर्चे एवं उनकी मरम्मत का अतिरिक्त खर्च आ जाता है, अतिरिक्त खर्च आ जाता है। इसलिए ये क्या है? ये कैसी प्रणाली है? महंगी प्रणाली है, और महंगी और अविश्वसनीय प्रणाली है। जितना भरोसेमंद नीचे ये ग्रेविटी सिस्टम था, उसमें क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस वहाँ नल चालू कर दिया, जिसको लेना है अपना जा रहा है पानी ग्रेविटी के द्वारा, तो वो विश्वसनीय है कि हाँ, लाइन रहे या ना रहे पानी आएगा। लेकिन इसमें अगर लाइन कट गया तो पानी आना बंद हो जाएगा। इसमें पानी यहाँ तक भेजेंगे, यहाँ से प्रेशर ऊपर नहीं लगेगा, तो हर घर में एक अपना खुद का भी मोटर लगाना पड़ेगा ऊपर पानी टंकी में मल्टी स्टोरी पे पहुँचाने के लिए। तो ये प्रणाली महंगी और अविश्वसनीय है, ठीक है। अब हम देखेंगे डुअल सिस्टम। डुअल सिस्टम सबसे बेहतरीन सिस्टम है ना। तो उसमें क्या होता है, चलिए उसमें क्या होता है अभी तुरंत देख ही लेते हैं। डुअल सिस्टम, हम्म, इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया गया है डुअल सिस्टम में। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, पंप हाउस के पास ही एक एलिवेटेड टैंक बना देंगे। डुअल सिस्टम,
पंप हाउस के पास ही एक टैंक है। अभी इसमें ये वाला टैंक नहीं रहेगा, एक टैंक हो ही गया। हाँ, ये वाला भी टैंक रख सकते हैं। यहाँ से पानी इसमें आया और इससे पंप करके, इस पानी को पंप करके यहाँ पहुँचा दिए। एलिवेटेड एलिवेटेड टैंक, ठीक है। ये पानी इन अंदर चला गया, यहाँ से बाहर निकल गया। इस तरह की प्रणाली होती है। ठीक है। तो पंपिंग सिस्टम को ही मॉडिफाई कर दिया गया है इस प्रणाली में, डुअल सिस्टम में। इसमें इसमें ग्रेविटी और पंपिंग दोनों कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं दोनों, देखिए। क्या है कि जब ऊंचाई पे स्थित हो गया, अब कुछ घर इससे नीचे भी हैं और कुछ घर इसके लेवल से ऊपर भी हैं। तो जो घर इससे नीचे हैं तो उनको सिर्फ, अगर पंप नहीं चलेगा, लाइट कटी रहेगी, तब भी पानी उनके घर में आ जाएगा। लेकिन जो घर इससे ऊंचे हैं उनको बस थोड़ा सा पंप लगा के, पंप स्टार्ट करके उनको अपने टैंक में भरना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, दोनों मिला जुला के बढ़िया होता है। जैसे इस घर में पानी चाहिए तो ये तो सुबह सुबह अपने आप ये भर जाएगा, ये भी सुबह सुबह इसकी टंकी अपने आप भर जाएगी। इसको भरने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो समय के साथ इसमें पंप चला देंगे तो यहाँ भी पानी भर जाएगा। तो देखिए, ये देख लिए आप लोग कि इसमें ग्रेविटी और पंपिंग दोनों कार्य कर रहे हैं। और इसमें क्या है, वाटर डिमांड वाली बात तो इसमें भी काम करेगी कि अलग अलग समय पे अलग अलग मात्रा में पानी की खपत होती है। तो क्या होता है कि जब कम ज़रूरत पड़ता है तो सिर्फ मोटर नहीं चलाते हैं, ग्रेविटी वाला चैम्बर ही खोल देते हैं, वाल्व खोल देते हैं और अपने आप पानी स्टोर होते रहता है। तो शुरुआत में जब पानी की खपत कम रहती है तो ग्रेविटी के द्वारा ही सप्लाई कर दी जाती है। और जब मांग बढ़ती है तो पंपिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं। आजकल अत्यधिक शहरों में ये इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये वाटर सप्लाई सिस्टम था। अब आप एक बात, थोड़ा सा जल मीटर के बारे में जान लीजिए, इसके बाद क्लास को कंक्लूड करते हैं। जल मीटर, वाटर मीटर। जैसे हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली बिल देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ बिजली का मीटर लगा हुआ रहता है और वो मीटर ही हमारी जांच पड़ताल करता है। और उस कस्बे के सारे मीटर की रीडिंग मिला के एक मेन मीटर लगा रहता है, वहाँ से भी हम लोग
चेक कर लेते हैं कि हाँ सही जा रहा है, कहीं से बिजली चोरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह से शहरों में जब पाइप पानी को सप्लाई किया जाता है तो घरों में भी पानी का मीटर लगा रहता है और एक मेन सप्लाई पर भी मीटर लगा रहता है। ठीक है, तो वितरण प्रणाली में ये क्या है, वितरण प्रणाली में जल की मात्रा को मापने के लिए लगाया जाने वाला यंत्र ही वाटर मीटर है। वाटर मीटर है। आइए कुछ जानते हैं इसकी विशेषताएं, कैसा होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब फ्लो बंद हो, बहाव बंद हो, तो रीडिंग नहीं देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लाइट कट गई लेकिन इन्वर्टर से हमारे घर की बिजली चल रही है, अब इन्वर्टर से चल रही है तब भी बिजली बिल उठ जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लें कि मीटर लगा हुआ है, अब पानी शहर वाले मेन सप्लाई से पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, अब हमारी टंकी का पानी हमारे यहाँ आ रहा है और ऐसी जगह पे सेट कर दिया गया है कि वो वाला रीडिंग भी चलने लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब फ्लो बंद हो तो रीडिंग नहीं बढ़नी चाहिए। जब जनरल बातें हैं। दूसरा क्या है, रख रखाव निम्नतम, रख रखाव में निम्नतम मेहनत होनी चाहिए। कोई ज़्यादा स्पेशल, जैसे क्या है कि मीटर क्या है, मीटर को भी इसी उद्देश्य से बनाया जाता है, बिजली मीटर को, कि चाहे तो कितना भी उस पर सनलाइट पड़ जाए या कितना भी ठंडी आ जाए या कितना भी बारिश तूफान आ जाए उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। उसी तरह से वाटर मीटर को भी बनाया जाता है कि कितना भी गर्म पानी ठंडा पानी आ जाए तो उसमें का कुछ पार्ट्स खराब ना हो, है ना। तो रख रखाव निम्नतम होना चाहिए, कितना भी प्रेशर बढ़ जाए तो खराब नहीं होना चाहिए। अगर हम कहीं चले गए और हम पानी नहीं ले रहे हैं, तो अगर हफ्ता 10 दिन महीने भर हम पानी मेन सप्लाई से नहीं लिए तो उसमें के कल पुर्जे या वाशर सूख के ख़राब नहीं हो जाने चाहिए। इन सब बातों का ध्यान होना चाहिए जल मीटर में। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीटर से प्रवाहित होने पर हेड लॉस नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए नया टर्म है, अभी आपको बता दे रहा हूं। हेड लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे हर चीज़ की ऊर्जा होती है, हर इंसान में ऊर्जा है, बिजली में ऊर्जा है, सनलाइट में ऊर्जा है, तो पानी में भी एक ऊर्जा है। तो पानी की ऊर्जा को हेड के रूप में दिखाते हैं। हेड का मतलब कि अगर पानी, यहाँ पे पहाड़ पे एक तालाब बना हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ नीचे हमारी बस्ती बनी हुई है, तो मीन सी लेवल से जितनी ऊंचाई पे ये पानी स्थित है इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को हम हेड के रूप में कैसे जाने, तो हेड यही है कि यहाँ से जब पानी बहेगा और यहाँ पे हम जोड़ दिए, अब यहाँ पे हम एक ऐसा पाइप लगा दिए कि उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 मीटर में अंकित है। ठीक है, इस पाइप में जोड़ दिए तो इसमें पानी ऊपर चढ़ने लगेगा एक निश्चित हाइट पे आके, ये इसका हाइट ये है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, इससे कुछ कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पानी आने में कुछ इस पाइप में एनर्जी की खपत हो जाएगी,
कुछ यहाँ से यहाँ ऊपर चढ़ने में घर्षण के कारण यहाँ कुछ खपत हो जाएगी। तो पानी पानी का ये गुण है कि पानी हर जगह एक ही लेवल पे रहता है। तो क्या यहाँ पे एक ही लेवल पे है? यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी का नुकसान हो गया है यहाँ से यहाँ तक आने में। पाइप में नुकसान हो गया, घर्षण में नुकसान हो गया, है ना, नट वाल्व में नुकसान हो गया, खोलने में चढ़ाने में। तो इसको कहते हैं हेड लॉस। ये हो गया क्या? हेड लॉस। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहा है कि मीटर से प्रवाहित होने पर, अगर ये मेन लाइन है और यहाँ पे हम मीटर लगा लिए, है ना, मीटर लगा के पानी ले रहे हैं, तो हमारी कोई भी ऊर्जा, पानी की ऊर्जा मीटर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे बिजली हम ले रहे हैं, सपोल से बिजली हमारे मीटर में आया और मीटर से हमारे घर में आया, तो मीटर ऐसा होना चाहिए कि इसकी ज़्यादा बिजली ये नहीं खानी चाहिए, जीरो खपत पे ही काम करना चाहिए। उसी तरह से वाटर मीटर भी काम करता है कि जीरो हेड लॉस पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हेड लॉस था, नया टर्म था, आप जान गए। तो अब पानी को हमेशा हेड के रूप में बात करेंगे। पानी का हेड कम है, हेड ज़्यादा है। ठीक है, और एक ये पॉइंट है, जल में घुले तत्व, जल में ढेर सारी चीज़ घुले हुए होते हैं। जल में घुले तत्वों का मीटर पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ फायदेमंद मिनरल वाटर, है ना, मिनरल वाटर में ढेर सारे मिनरल घुले रहते हैं, और वाटर मीटर में भी कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे लगे रहते हैं, तो उनसे रिएक्शन करके, जैसे Fe2 आयरन अगर लगा हुआ है तो ये पानी के साथ बराबर सूखते भीगते उसमें जंग लग जाएगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा। तो ऐसे पुर्जे नहीं होने चाहिए उसमें कि जो जंग लग जाए। स्टील लगाएंगे या कोई और लगाएंगे, अगर साधारण रबर लगा देंगे तो भी पानी से भीग के और फिर सूख के रबर में दरार पड़ जाएगी। तो मीटर में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है अगला पॉइंट? हम्म मीटर संचालन के दौरान पानी से पूरी तरह भरा होना चाहिए। ये समस्या कहाँ आती है? जैसे क्या है कि अगर पानी यहाँ फ्लो हो रहा है और कुछ ऐसे ऐसे नल जा रहा है, क्या होता है कि यहाँ कुछ एयर फंस जाता है और बार बार यहीं घूमते रहता है ना। और अगर यहाँ पे हम मीटर लगा दिए तो ये पानी नहीं जा रहा है, बस एयर ही जा रहा है, एयर घूम रहा है। एयर घूमने की वजह से ये मीटर में रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मीटर संचालन के दौरान ये जो मीटर है ये पूरी तरह से पानी से भरा होना चाहिए, क्योंकि हमें पानी कितना बह रहा है उसी को तो मापना है। अगर उसमें एयर फंस जाए, एयर घूमते रहे, तो रीडिंग आगे पीछे हो जाएगी। इसलिए मीटर के संचालन के दौरान पानी से पूरी तरह भरा होना चाहिए। जल मीटर और सर्विस कनेक्शन पाइप को एक प्लेटफॉर्म पर, एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाना चाहिए, है ना, एक एक सपोर्ट पर। एक उचित सपोर्ट पर ही रखा जाना चाहिए। जैसे बिजली के मीटर हमारे दीवार में स्क्रूड होते हैं, वो हिलता डुलता नहीं है, कितना भी हवा चले या कोई बच्चा खेले हिलाए। उसी तरह से पानी मीटर में भी एक प्लेटफॉर्म पे वो फिक्स स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो फिर इधर उधर बच्चे छूते रहते हैं, पानी की पहुंच, बच्चों की पहुंच वहां तक होती है, तो हिलते डुलते खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट है ये। ये क्या है? वाटर मीटर। एक ये आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। जल मीटर का अलाइनमेंट मेन
मेन पाइप के अलाइनमेंट से आधा मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात कह रहा है कि मान ली कि रोड लेवल पे मेन सप्लाई होता है और वहाँ से हम लोग पानी लेते हैं सर्विस कनेक्शन। तो ये नहीं कि हम अब घर का बंटवारा हो गया तो पहली मंजिल वाला अलग मीटर लगाए हुए है, दूसरी मंजिल वाला अलग मीटर लगाए हुए है, ऐसे काम नहीं होगा। ऐसे उसमें उसकी रीडिंग में गड़बड़ियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ से आधे मीटर की ऊंचाई पे ही है ना मीटर लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वाटर का हेड लॉस हो जाएगा, पानी का प्रेशर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास हमारी थोड़ी सी मैकेनिकल से रिलेटेड क्लास होगी, क्योंकि अब तक अपने जाना पानी को स्टोर करना, पानी को सप्लाई करना, और सप्लाई करने में बहुत सारी मशीनरीज का इस्तेमाल होता है, पंप का इस्तेमाल होता है। तो कैसे कैसे जगहों पे किस तरह के पंप लगाए जाते हैं, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पंप के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हम घर पे अगर पानी सप्लाई आ रहा है तो घर से छत पे चढ़ाने के लिए कुछ दूसरे तरह के पंप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर पानी हम ज़मीन पे ही सबमर्सिबल लगा रखे हैं, अपने घर में ही खोद के रखे हैं, तो वहाँ पे कैसा पंप लगाएंगे, उसके लिए अलग पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम अगले क्लास में करेंगे। आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।